बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज इंडियन आर्मी और भारतीय एयरटेल के बारे में है, जिन्होंने साथ मिलकर लद्दाख के रिमोट एरियाज में 42 एयरटेल 4G टावर्स को इंस्टॉल किया है। पर इस इनिशिएटिव का फोकस क्या है? तो इस इनिशिएटिव का फोकस है लद्दाख के फर्स्ट विलेजेस को 4G नेटवर्क से ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट हेल्थ और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। और इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट लद्दाख के टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा, जिससे और भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और साथ ही इस इनिशिएटिव से हमारी इंडियन आर्मी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन्हें इस प्रोजेक्ट से बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी और जो कि सिक्योरिटी को और भी मजबूत कर देगा। मैं अब भी कह रही हूँ, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है व्हाट्सएप के बारे में, और जिस पर से एनपीसीआई ने यूजर लिमिट को हटा दिया है। अब मैं किस यूजर लिमिट के बारे में बात कर रही हूँ और एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पर ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई थी, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब पास से पहले करंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे की यूजर्स लिमिट को बिल्कुल हटा दिया है, यानी कि अब व्हाट्सएप पे अपने पूरे इंडिया यूजर बेस को यूपीआई सर्विसेज ऑफर कर सकता है। अगर हम व्हाट्सएप पे के करंट यूजर बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है 51.1 मिलियन यूजर जो व्हाट्सएप पे इस वक्त यूज कर रहे हैं, और जो कि व्हाट्सएप के पूरे यूजर बेस का सिर्फ 10% है। अब अगर बात करें रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई, तो उसके पीछे एनपीसीआई का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। ये सिर्फ इसलिए लगाई गई थी ताकि यूपीआई इकोसिस्टम अचानक से ओवरलोड ना हो जाए। अब ये न्यूज व्हाट्सएप के लिए बेस्ट न्यूज है, क्योंकि अब उनको व्हाट्सएप पे अनलिमिटेड यूजर्स को ऑन बोर्ड कर सकता है और अच्छी खासी टक्कर दे सकता है फोन पे, गूगल पे और पेटीएम को अपने मैसिव यूजर बेस से। अब मेरे हिसाब से मेटा इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप पे पूरा हेवीली इन्वेस्ट करेगा ताकि व्हाट्सएप के यूजर्स को व्हाट्सएप पे कन्वर्ट किया जा सके। और ये जो सिर्फ 10% यूजर है, वो इसको एक साल के अंदर मेरे हिसाब से 50% तक लेके जा सकता है। पर ये आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि मेटा किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है व्हाट्सएप के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है डंजो के बारे में, जिसका नाम भी आपने बहुत टाइम बाद सुना होगा। क्योंकि अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में डंजो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखा है, पर अपने स्ट्रगल्स के साथ। डंजो इस वक्त हैवीली फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस कर रहा है, रिलायंस रिटेल और गूगल जैसे बड़े इन्वेस्टर होने के बावजूद। तो डंजो इस वक्त अपने $69.7 मिलियन के डेट और लाइबिलिटीज को क्लियर करने के लिए एक्टिवली बायर ढूंढ रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी आउटस्टैंडिंग लोन्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को किसी दूसरी कंपनी को बेचने का सोच रही है, जो कि एक खराब न्यूज है। कंपनी के पास पहले 2000 एम्प्लॉयज हुआ करते थे, जो कि अब रिड्यूस होके सिर्फ शॉकिंगली 50 रह गए हैं। तो आप सोच कर देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनी जिसके पास इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अंबानी जी की रिलायंस रिटेल और गूगल जैसे, जो कि बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं, वो सिर्फ 50 एम्प्लॉयज के साथ कंपनी को ऑपरेट कर रही है, जिसमें भी वो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बना रही है। तो पता नहीं कंपनी क्या करना चाह रही है, पर वो लोग हैवीली डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल फंडिंग पे, जो कि इस वक्त उनको नहीं मिल रही है। और मार्केट में कंपटीशन तो आपको पता ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के बारे में, जिन्होंने बात की है डीपीडीपी रूल्स यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स पर। जहां पे उन्होंने बात करी है डीपीडीपी रूल्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में, इंडस्ट्री के लिए ऑब्लिगेशंस के बारे में, चाइल्ड के लिए पेरेंटल कंसेंट के बारे में और डेटा ट्रांसफर और एग्जम्पशन जैसी बहुत सारी चीजों पर बात की है। अब इस छोटी सी वीडियो में मैं इतनी सारी बात को कवर नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए पूरी अलग से एक वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जहां अश्विनी वैष्णव जी ने ज्यादा जोर दिया है, वो है पेरेंट की कंसेंट बच्चों के लिए, जहाँ पे कि 18 साल से नीचे वाले बच्चों को अब से पेरेंट के कंसेंट लेनी पड़ेगी टेक को यूज करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए। अब इसके लिए डीपीडीपी रूल्स में एक वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट सिस्टम इनेबल करा जाएगा, जो कि इंश्योर करेगा बच्चों के लिए टेक का सही से फायदा उठाते हुए उन्हें सेफ भी रखना। एक मिनट वेट, पर इस न्यूज का सोर्स क्या है? तो ये बात की गई है लाइव CNBC TV 18 के चैनल पर, और इस पूरे इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर तुम्हें पूरा जानना है तो तुम वहां से भी देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है जो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसमें वो चीजें कवर की गई है जो फाइनलाइज हो सकती है, और इसके लिए पब्लिक का फीडबैक भी मांगा गया है। तो तुम्हारे पास भी अगर कोई ऐसा फीडबैक है जो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, तो प्लीज जरूर देना। इस फीडबैक की लास्ट डेट 18 फरवरी 2025 तक है, जो कि MyGov पोर्टल के जरिए आप जाकर दे सकते हो, और जिसका सेम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ है तो जरूर से देना।
तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है हमारे नहीं रितेश अग्रवाल जी के ओयो के बारे में, जिसने नई फंडिंग सिक्योर कर ली है 64.1 मिलियन डॉलर की, और जिसमें कि डाइल्यूट किया गया है 1.728% का स्टेक। पर इसके अलावा ओयो पे एक और न्यूज है कि उन्होंने अपना बिजनेस को बंद कर दिया है। ये वाला नहीं, पुराने वाला, मजाक कर रही हूँ, पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ओयो अब से अलाउ नहीं करेगा अनमैरिड कपल्स को अपने होटल्स पर स्टे करने के लिए, और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है मेरठ यूपी से। तो ओयो ने फाइनली न्यू ईयर की पार्टी के बाद बिजनेस को चेंज कर दिया है। संस्कारी ओयो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है दो इंडस्ट्री की फंडिंग के बारे में जो कि गिर चुकी है एक तरीके से, जिसमें पहली है ई कॉमर्स और दूसरी है फिनटेक, जिसमें इस साल ई कॉमर्स में 42% का ड्रॉप देखा गया है। इस साल में सिर्फ 6 डील फाइनलाइज हुई है, जबकि 2023 में पिछले से पिछले साल जिसमें कि 25 डील फाइनल हुई थी। इसके अलावा फिनटेक में तो इंडिया के फिनटेक सेक्टर में 19% का गिरावट देखी गई है, जो कि 2.5 बिलियन डॉलर तक आ चुकी है, और पिछले 3 साल से ये गिरती चली जा रही है। लेकिन फिर भी फिनटेक मोस्ट फंडेड सेक्टर बना रहा इस साल भी, जो कि पूरी फंडिंग में 23.8% का लेट स्टेज फंडिंग कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फंडिंग गई है लेंडिंग टेक में, यानी कि जो लेंडिंग बिजनेस है सारी, उनमें 1.7 बिलियन डॉलर रेज किए गए हैं उनकी तरफ से, जो कि पूरी फिनटेक फंडिंग का 68% था। उसके बाद आता है फिनटेक सेस, जहां पे 247 मिलियन डॉलर गए हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट टेक जिसमें कि 201 मिलियन डॉलर गए हैं। उसके बाद लास्ट में है पेमेंट स्टार्टअप्स, जिसमें 82 मिलियन डॉलर गए हैं। अब इस फंडिंग के डिक्लाइन के पीछे का रीजन मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सारे सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग यूएस ने अपने रेट्स को इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के हाथ बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं या तो चाइना करता है मेरे हिसाब से, या फिर यूएस करता है। डॉलर की बैकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंडिया जैसी कंट्री में सस्टेन किया जा सके, और उसके पीछे का कारण है हमारे कस्टमर्स जो कि प्राइस सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, और ई कॉमर्स जैसी इंडस्ट्री जो कि सैचुरेट हो चुकी है, क्विक कॉमर्स जैसी इंडस्ट्री जो कि सैचुरेट हो चुकी है। अब इनके सामने कोई नए स्टार्टअप खिल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा कैश बर्न करना पड़ेगा इन सारी स्टार्टअप से डील करने के लिए, कम्पीट करने के लिए, और जिसके लिए उनको बैकिंग चाहिए होगी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की या फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट की। और चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या हाल है ये आप सभी को पता ही है। उसके अलावा यूएस का हाथ टाइट है क्योंकि रेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, और इसके अलावा कंट्रियां भिड़ी हुई हैं, जैसे यूएस चाइना की राइवलरी अलग चल रही है, इंडिया चाइना की अलग चल रही है, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो उस वजह से इन्वेस्टर्स डरे भी बैठे एक तरीके से, इसलिए ही इन स्टार्टअप्स में फंडिंग नहीं जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स 3 जगह इंटरेस्टेड अभी, एआई, सेस और गेमिंग में। इसके अलावा आपको भी अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर हम इंडिया के गेमिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया। तो 2024 में गेमिंग सेक्टर का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है 20% से, जो कि पहुंच गया है 3.8 बिलियन डॉलर तक, और जो कि इंडिया का 12.5 बिलियन डॉलर न्यू मीडिया मार्केट का 30% कंट्रीब्यूट करता है। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और आने वाले टाइम में ये सेक्टर FY29 तक पहुंचना चाहता है, क्रॉस करना चाहता है 9.2 बिलियन डॉलर को, और जो कि ये करना चाहता है 20% CAGR की ग्रोथ के साथ। और इस रिपोर्ट में एक चेंजिंग डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करी गई है, जो कि है वुमेन्स के बारे में, और जिनका पार्टिसिपेशन गेमिंग में 44% तक बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये भी है नॉन मेट्रो सिटीज से नहीं है ये। लगता है पायल गेमिंग ने बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर कर दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है HUL के बारे में, और जो एक्वायर करने वाला है मिनिमलिस्ट को 3000 करोड़ में, जिसकी मदद से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा स्किन केयर मार्केट में, और इसके आने वाले टाइम में और भी प्लान्स हैं। अब जिन लोगों को HUL नहीं पता, तो ये है इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके अंदर आते हैं लक्स, लाइफ बॉय, रिन, ताजमहल, सर्फ एक्सेल, सनसिल्क जैसी बड़ी बड़ी सारी ब्रांड्स। डव भी इसके अंदर आता है। तो जितने भी ये सारे बड़े नाम है वो इस कंपनी के अंडर आते हैं, और मैं पूरा इसका चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कौन कौन सी ब्रांड्स कवर होती है इसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सो आज की फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज गूगल के बारे में है, जो कि देने वाला है $100 मिलियन आपको। नहीं, मजाक कर रही हूँ, आपको नहीं, पर कैनेडियन न्यूज आउटलेट्स को। तो गूगल ने अनाउंस किया है कि 600 करोड़ की पेमेंट करी जाएगी
कैनेडियन न्यूज मीडिया आउटलेट्स को, जो कि होगा कैनेडियंस ऑनलाइन न्यूज एक्ट के अंदर, जो कि 2023 में निकाला गया था और जिसमें कि ये कहना था उनका कि टेक जायंट्स को न्यूज आउटलेट्स को कंपनसेट करना होगा उनके कंटेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म पर शेयर और रीयूज हो रहा है। तो मेटा की तरह अपोज ना कर इस एक्ट का गूगल ने कैनेडियन न्यूज मीडिया को सपोर्ट किया है और इस पूरे फंड में से 30% जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को और 70% मिलेगा बाकी न्यूज पब्लिशर्स को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है फॉक्सकॉन के बारे में। तो जिन लोगों को फॉक्सकॉन नहीं पता, तो ये एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस में डील करता है। तो इनका Q4 रेवेन्यू 15.2% से बढ़ा है, जो कि पहुंच गया है $2.31 ट्रिलियन पे, यानी कि $64.72 बिलियन तक। और इस अच्छी खासी ग्रोथ के पीछे का कारण है AI सर्वर्स का स्ट्रॉन्ग डिमांड और एनवीडिया जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स की वजह से। उसके अलावा क्लाउड और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जिसमें कि मैसिव डिमांड देखने को मिली है। उसके अलावा स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग आईफोन्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और इंडिया में भी आईफोन्स को बनाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है पेपल के बारे में और जो कि फेस कर रहा है लॉ सूट ओवर हनी। ये वाला हनी नहीं, यहाँ पेपल के हनी के बारे में बात हो रही है, जो कि एक ब्राउजर एक्सटेंशन है और एक मोबाइल ऐप भी है जो कि ऑन करता है पेपल ही, और जिसने की घपला किया है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा रिपोर्ट्स बोल रही है, आप जाकर पढ़ भी सकते हो। और ये घपला जो है क्रिएटर्स के साथ किया है, उनके एफिलिएट लिंक को लेकर किया गया है। तो बेसिकली आरोप क्या है, तो बेसिकली क्रिएटर्स के एफिलिएट लिंक को अपने लिंक से रिप्लेस करने का आरोप है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स की अर्निंग को नुकसान हो रहा था। तो शॉर्ट में क्या होता था, सब्सक्राइबर्स जब भी उस एफिलिएट लिंक को टच करते थे, जो कि क्रिएटर्स ने अपने डिस्क्रिप्शन में गिवन होता था हनी गोल्ड प्रोग्राम के जरिए, जहां पे कि रिवॉर्ड्स को ऑफर किया जाता था, तो वहां पे पेपल क्या करता था पीछे से कि लिंक को रिप्लेस किया गया, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है, और जिसकी वजह से क्रिएटर को कोई अर्निंग हो ही नहीं रही थी। बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये फेस किया, लेकिन फाइनली एक क्रिएटर ने आके इसका भांडा फोड़ा और अब न्यूज मार्केट में है ये आपके सामने। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी को, मैंने पिछले कुछ टाइम में अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जैसे जैसे आप लोगों ने मेरे को कमेंट्स में फीडबैक दिया है, मैंने उस हिसाब से अपने कंटेंट को चेंज करने की कोशिश की है। प्लस मैं अभी भी और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो प्लीज डू लेट मी नो, कमेंट्स के अंदर लिखो। और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जेन्युइन फीडबैक होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट अच्छा था पर ये खराब था, नहीं। आप डायरेक्ट बोलिए मुझे कि आज की वीडियो गंदी थी, आज की वीडियो अच्छी थी, जैसा भी आपको लगे कि आज की वीडियो में कमी थी या फिर अच्छा था, कुछ भी ऐसा जो जेन्युइन हो, सिर्फ कुछ उसमें लेयर्स ना हो, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चालू कर दूं। तो बस यही कहना था, और इसके अलावा आज के कोई फन क्वेश्चंस नहीं है। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।